जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स ढोल की पोल में। आज पॉलिटिक्स की ढोल की पोल को खोलेंगे और बात करेंगे अग्निवीर जो नई स्कीम आई है हमारे देश में हमारे युवाओं के लिए, उसके बारे में बात करेंगे हमारे देश के सरकार के बारे में और इस स्कीम के बारे में। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आग लगाने वाले कैसे इस देश की रक्षा कर पाएंगे? अग्निपथ पे चल के कैसे इस देश की रक्षा कर पाएंगे? जो आग उन्होंने लगाई है और जो जगह जगह आगजनी करी है, उससे करके कैसे ये एक सेवा दे सकते हैं हमारे देश में, और उनकी मेंटलिटी भी कैसी होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्स ढोल की पोल में। बात करते हैं जैसे अब आग लगाई जा रही है बिहार में, बलिया में, सिकंदराबाद में, मथुरा में, आगरा में, और जगह भी आग लगाई गई है। ये सब आपके पास जानकारी है, मुझे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी न्यूज़ देखते होंगे। बट मुझे इसमें नाकामयाबी लगती है, वो लगती है केंद्र सरकार की, जो मोदी सरकार की नाकामयाबी है। ये जो पैटर्न चल रहा है आजकल, वो सारा चल रहा है शाहीन बाग के ऊपर। शाहीन बाग अगर ना हुआ होता और उसे समय से रोक दिया गया होता तो ये सब चीज़ें हमारे देश को नहीं देखनी पड़ती। शाहीन बाग से जो पैटर्न चालू हुआ था वो आज तक वैसे का वैसा ही चल रहा है कि बच्चों को गुमराह करिए, जो भी हमारे देश के युवा हैं उन्हें गुमराह करिए, उनके हाथ में ईंट पत्थर दीजिए, लाठी डंडे दीजिए, उनको दिखाइए आप सबसे सुपीरियर है। आप अगर खड़े हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने झुक जाएगी, जो कि शाहीन बाग में भी हुआ था। उसके बाद यही पैटर्न हमने आपके कृषि कानून में भी देखा। कृषि कानून में भी कैसे लोगों ने इस बात का शोरगुल मचाया कि कितना क्या नुकसान हो सकता है, क्या, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो उसमें भी आपने देखा कितना 1 साल तक हमारा जो दिल्ली था वो बंधक एक टाइप का बन के रहा, और उसमें हमारे देश को कितना नुकसान हुआ, देश की छवि में कितना नुकसान हुआ, ये भी आपने देखा। वो भी सरकार समय से ख़त्म नहीं करा पाई थी, ना उसके बारे में कुछ कर पाई थी। बातचीत का दौर चलता रहा और उसमें संशोधन की बात चलती रही। अंत में आके सरकार को अपने सारे नियम ख़त्म ही करने पड़े। उसमें दिल्ली वाले केस में आपने ये भी देखा होगा कैसे आपके किसानों की रैलियां, किसान अंदर तक पहुंच गए, उन्होंने तिरंगा तक फहरा दिया, और कितनी अराजकता हुई थी। आपने देखा था कैसे ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर भाग रहे थे, जो हमारे देश की राजधानी है। उसे भी रोकने में सक्षम नहीं रही थी हमारे देश की सरकार। और यही पैटर्न उसके बाद में भी अपनाया गया। दिल्ली दंगे हुए, फिर उसके बाद दिल्ली दंगों के बाद आपका बहुत सारे ऐसे कांड हुए जो रिसेंट में आपकी रामनवमी पे हुए हैं, दुर्गा अष्टमी पे हुए हैं, या फिर इसके बाद में भी इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो हमारे देश की सरकार उसे रोकने में नाकाम रही। बाकी में हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा काम करती है, सब कुछ करती है। बस जब देश के लिए कोई नए अच्छे कोई नियम बनाए जाते हैं, कोई अच्छी स्कीम लाई जाती है, तो हमारे देश की जो ये सरकार है ये पता नहीं क्यों विफल सी हो जाती है। इसको मैनेज करने में या फिर युवाओं को बताने में या देश की जनता को बताने में ये एकदम विफल बिल्डअप है, वो बन ही नहीं पाता है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, जबकि इनके पास सबसे बड़ी आपकी पार्टी है, सबसे बड़े प्रवक्ता हैं इनके पास, इनके हर जगह है, फिर भी ये नहीं कर पाते हैं। इसमें मोदी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, जो मुझे पर्सनली नज़र आता है। अब बात करेंगे कि अग्निपथ स्कीम है क्या, और इससे देश के युवा को कितना फ़ायदा है और या फिर नहीं है। जैसा वो कह रहे हैं कि जैसे फ़ायदा नहीं है कि 4 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, उनको पेंशन नहीं मिलेंगी उन्हें, तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। अग्निवीर जो स्कीम सरकार ने निकाली है, उसका कार्यकाल जो सरकार ने रखा था वो रखा है 4 साल का। बट अब वो ये प्रोटेस्ट देखते हुए उन्होंने इसका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा के 5 साल कर दिया है। अथवा जो स्टूडेंट्स की भर्ती होगी वो 17.5 साल से लेके 21 साल तक का रखा था। बट उसमें भी उन्होंने इंक्रीमेंट करके 2 साल और बढ़ा दिया। जो कोविड के खराब हुए थे वो 2 साल और बढ़ा दिए। बस 2 साल जो बढ़े हैं, 23 साल की उम्र तक बढ़ी है, वो इसी ईयर के लिए है। जो इस ईयर में आपके भर्ती होगी छात्रों की, उसी के लिए है। अगले साल से ये नहीं होगा, वो 21 साल की ही रहेगी। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो भी सेना रहेगी उसकी एज 32 साल जो है वो मिनिमम है, उसका 32 साल से घट के 26 साल पे आ जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छा है डिसीजन। बट इसमें और भी चीज़ें हैं जो हमारे सेना में जो छात्र भर्ती होंगे 5 साल के लिए, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान दे रखे हैं सरकार ने। उनके लिए बीमा दे रखा है, उनके लिए सम्मान निधि दे रखी है। जब वो रिटायर होंगे तो उनके लिए अग्निवीर
एक योजना है, उसके थ्रू उसको पैसा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 10th पास करके गए हैं और आप वहाँ से 4 साल बाद निकल रहे हैं तो आपको एक इंटर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपकी नेक्स्ट जो नौकरी होगी उसकी में काम में आएगा, जिसमें आपको उसमें प्रायोरिटी देगा। जैसे अभी सरकार ने कहा है कि आपको रक्षा मंत्रालय में जितने भी आते हैं उसमें सीआरपीएफ या फिर आपके ये पुलिस आती है, उसमें जिसमें भी होगा उसमें 10% का कोटा दे दिया गया है। गृह मंत्रालय में भी 10% का कोटा दे दिया गया। और भी बात चल रही है, और भी जितने भी मंत्रालय हैं उसमें भी 10% का कोटा दिया जाएगा। जो भी अग्निवीर इस साल से लेके 4 साल तक भर्ती होंगे उसमें से जो भी जनसंख्या भर्ती करेंगे, वो सपोज दैट 50,000 की अगर भर्ती वो करते हैं इस साल, तो 50,000 में से 75% को रिटायरमेंट कर देंगे। 25% जो होंगे उनको 15 साल के लिए एक्सटेंशन दे देंगे। जो 15 साल रेगुलर वाले होते हैं, 15 साल 20 साल या जो भी होती है उनकी, वो उसी हिसाब से ही उनकी चलेगी। बट जो 75% रह जाएंगे उनको ये सर्टिफिकेट दे के उनको दूसरी नौकरियां दी जाएंगी ताकि वो अपना भविष्य आगे भी सही कर सके। कोई 4 साल के या 5 साल की करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, अगर आप इधर मेहनत कर सकते हैं तो आप उधर भी मेहनत कर सकते हैं और आपके पास उस पर पैसा भी हाथ में होगा, आपका एक्सपीरियंस भी हाथ में होगा, आपका जितनी भी है फौज की डिसिप्लिन वो भी आपके पास होगा, ताकि इससे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ डिसिप्लिन से और बहुत बढ़िया करके काम कर सकेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर जो होगी उसमें जो आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो 30,000 रुपये का आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा, जिसमें बेस आपको मिलेगी 21,000 रुपये आपको बेस सैलरी आपके इन हैंड आएगी। और जो बाकी का 9,000 है वो आपका फंड में जमा हो जाएगा। और उतना ही फंड, जितना 9,000 रुपये आपका जमा हो रहा है, उतना ही 9,000 रुपये फंड सरकार अपनी जेब से जमा करके आपका 18,000 रुपये आपके फंड में जमा करेगी। यानी आपका भी पैसा जमा हो रहा है, सरकार अपने पास से अलग से पैसा और दे रही है सैलरी के बाद, और वो आपका फंड में जमा हो रहा है। ऐसे ही दूसरी साल 33,000 रुपये से सैलरी हो जाएगी आपकी, जिसमें बेसिक सैलरी आपकी 23,100 रुपये मिलेगी। बाकी की 9,900 रुपये आपके और 9,900 रुपये सरकार की तरफ से आके आपकी फंड में दूसरी साल के जमा होंगे। ऐसे ही तीसरी साल में 36,500 रुपये सैलरी आएगी, जिसमें से इन हैंड सैलरी आएगी 25,580 रुपये सैलरी आपके इन हैंड हाथ में आएगी। बाकी की जो रकम होगी और सरकार की उतना ही हिस्सा वो जमा होके तीसरी साल में आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। चौथी साल में 40,000 रुपये की सैलरी होगी, जिसमें इन हैंड आपके पास आएगी 28,000 रुपये। जो आपके 12,000 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे वो 12,000 और सरकार के मिला के 12,000, 24,000 रुपये पूरे साल के मंथली हिसाब से वो आपके फंड में जमा हो जाएंगे। वो रकम बनेगी 10 लाख के समथिंग आपकी 4 साल में जाके। 5वीं साल का शेड्यूल उन्होंने अभी बढ़ा दिया, मगर 5वीं साल की बताई नहीं है कि सैलरी अभी क्या आएगी, उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अभी इस हिसाब से अगर 4 साल का ही पकड़ लेते हैं तो 4 साल में जो आपका सेवा निधि बनेगी, जो सेवा निधि बनेगी जब आप 4 साल बाद निकलेंगे या 5 साल बाद निकलेंगे, वो सेवा निधि आपकी 10 लाख के समथिंग बनेगी। बट उस 10 लाख पे भी सरकार आपको इंटरेस्ट और देगी अलग से। यानी आपकी सेवा निधि जो आपका पैसा था वो था, सरकार ने उतना ही पैसा अपने पास से मिलाया, और जो टोटल पैसा बना उस पे जो इंटरेस्ट बना वो भी सरकार आपको देगी। तो जो टोटल पैसा देगी, जो अभी तक का शेड्यूल था, वो 4 साल में 11,71,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो इन हैंड सैलरी आपको मिली है, जो आपको मंथ वाइज जो सरकार ने दी है, वो भी आपकी 11,70,000 के अराउंड कह रहा हूँ, क्योंकि उसका पूरा, क्योंकि अभी 5 साल का हो गया है तो अभी तो 11,70,000 4 साल का बता रहा हूँ, वो आपका वो अराउंड वो भी आपको मिलेगा। तो अगर टोटल देखें तो टोटल लमसम अगर मैं बताऊं तो ये अमाउंट 4 साल में जो आपके हाथ में आ रहा था वो आ रहा था 23 लाख रुपए। 23 लाख रुपए समथिंग का आपके पास पैसा आ रहा है 4 साल में जाके। आप मुझे बताइए, 17 साल का कोई लड़का है या 21-22 साल का कोई लड़का है, क्यों इस लड़का अपने दम पे आज के टाइम में 23 लाख रुपए कमा सकता है, और खाली 4 साल के अंदर। आप जब सेना से 4 साल के बाद बाहर निकल के आएंगे या 5 साल, जब वो 5 साल हो जाएगी, 1 साल की और सैलरी उसमें जुड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से लगभग अगर इसमें
चौथे साल पे 40,000 है, तो 5वें साल पे मेरे ख्याल से अगर सरकार रखेगी तो लगभग 43 से 45 हज़ार रुपये सैलरी रखेगी। उसमें बेसिक अलग होगी और इन हैंड अलग होगी और उस पर वो भी बढ़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से जाके बनेगी 7 या 8 लाख रुपए और बननी चाहिए। तो ये लगभग आपकी रकम जो 5 साल बाद निकलेगी वो अराउंड से अराउंड बहुत ही कम हुई, बहुत कम हुई, मैं बता रहा हूँ। तो सब का लगभग 30 लाख बनेगी, 30 लाख रुपए। 5 साल में आप 30 लाख रुपए अपने हाथ में लेके सेना से बाहर आएंगे। और सेना से बाहर जब आएंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, अपनी चिट्ठी होगी, लोन की सुविधा होगी। जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उससे आप लोन ले सकते हैं अपने व्यापार के लिए। अगर व्यापार नहीं करना चाहते तो दूसरी नौकरियां आपको मिलेंगी, दूसरी नौकरियों में आपको 10% आरक्षण मिल रहा है। तो सारी चीज़ें हैं आपको, बट सरकार आपको समझाने में असमर्थ है। ये 2 चीज़ें आपकी बहुत सही थी कि आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिलना चाहिए, यह सरकार को पहला करना चाहिए था। सरकार ने बाद में अब आके करा है। 4 साल की जगह 5 साल हो गया, वो भी वेल एंड गुड है। तो ये चीज़ें तो अच्छी हैं, ये सरकार को खुद करनी चाहिए थी, मगर इतनी अराजकता के बाद नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी अब जो भी हुआ है वो आगे देखते हैं, जैसा भी होता है। इस पे भी स्टूडेंट मानते हैं या क्या होता क्या नहीं होता। तो आपके हाथ में जो बनेंगे वो बनेंगे 30 लाख रुपए। आप सेना से आने के बाद अपना कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद भी आपका 30 लाख में बिजनेस चल रहा है, आप लोन लीजिए, अपना काम करिए, ऐश की दुनिया। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, अपनी तरफ से बताता हूँ आपको। आपने कभी सरकारी नौकरी करने वाले को उसके घर में कभी आपने देखिए कि बहुत बड़ी आलीशान कोठी है उसकी, घर के बाहर उसके आईडी कार, मर्सिडीज, BMW कुछ खड़ी देखिए, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, या फिर मैं कह रहा हूँ बड़ी फॉर्च्यूनर्स वगैरह ले लीजिए। नहीं होती हैं सर। वो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस में अप भी होता है एंड डाउन भी होता है। वो आज सब कुछ कर सकता है, मगर सेना में रह के आप देश की सेवा कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बट आप उस हायर रैंक में नहीं पहुंच सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिजनेस की तरफ ही जाना चाहिए, आपको सेना की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप सेना की तरफ भी जाइए, बट सेना से जब निकल के आ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो अभी नहीं है। 17 साल की उम्र में आप ज्वाइन करेंगे, 18 साल में, और 21-22 साल में आके आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं सर। अग्निवीर स्कीम ये वैसे देश के लिए बहुत अच्छी है, छात्रों के लिए बहुत अच्छी है, बट जो मोदी सरकार है वो छात्रों तक ये पहुंचा नहीं पा रही है, इसके बारे में बता नहीं पा रही है, जो उनको इस बारे में बताना चाहिए कि हम आपको ये। जब मेरी शिकायत यही है कि जब कोई भी कांड हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके बाद सरकार जागती है। प्रभु हम जाग गए, आप बताइए क्या आदेश है आपका? अब आदेश हम आपका पूरा करेंगे। पहले आप मान लेते तो बहुत अच्छा था, अब नहीं माने हैं तो लाइए कर देते हैं पूरा। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आपको पहले ही, जैसे हमारा ईश्वर, हमारा भगवान जो भी है, जिसकी भी आप मानता करते हैं, वो हमारी अपने बच्चों की तरह खुद सुन लेता है। हमें उससे कभी कुछ नहीं मांगना पड़ता। हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें ऊपर वाला अपने आप ही दे देता है। ये भी हमारे एक माता पिता की तरह है सरकार, क्योंकि देखिए सरकार जो होती है या प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का ही भला सोचता है, ऐसा नहीं है। तो सब भला सोचते हैं, मगर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिना राय के कोई भी काम करना है। मशवरा करने में कभी कुछ नहीं जाता और उसके बहुत सारे ऐसे परिणाम निकलते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे निकलती हैं जो बहुत सारी अच्छी होती है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में भी ढेरों विचार आ रहे होंगे कि हाँ ये बंदे ने ये बात सही कही और इस बात में ये ऐड हो सकता था, ये बात गलत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरी सारी बात अच्छी लगेगी आपको मेरी बात कुछ गलत लग भी सकती है, बट मेरी कुछ बात करने के बाद आपको कुछ ख्याल तो आ रहा होगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा बस यही मोटिव है कि आप इस स्कीम को जानें, समझें और देश में अराजकता ना फैलाएं। मेरे छात्रों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप दूसरे लोग जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ विपक्षी पार्टी हैं या कोई आपको भड़का रहा है या आपको कोई भी अराजकता करने की राय दे रहा है, तो आप ऐसा ना करें, अपने विवेक से काम लें। कोई भी आग लगाने वाला इस देश में सेना में भर्ती नहीं हो सकता।
मैं रिपीट करता हूँ आपको बात, कोई भी आगजनी करने वाला जो आगजनी करता है वो हमारे देश की सेना में भर्ती नहीं हो सकता, वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। और मुझे पता है जो लोग आग लगा रहे हैं वो छात्र नहीं है, वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देखा है कि हमारे यहाँ के छात्र कैसे सुबह 4-4 5-5 बजे उठ के कैसे सड़कों पे दौड़ लगाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे नाम पे एक भी धब्बा ना लगना पाए, क्योंकि उन्हें उन्हें संस्करण से पता होते हैं इस चीज़ के कि अगर हमारे ऊपर एक भी केस हो गया या कुछ भी हो गए या लड़ाई दंगे कुछ भी केस हो गया, मैं कह रहा हूँ एक भी चीज़ का, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है जो आप सरकारी संपत्ति स्वाह करने का कर दें, तो वो तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो अगर एक भी केस हो गया तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो ये छात्र को भी पता, तो वो छात्र वहाँ करने नहीं जाएगा ना, वो अजद फैलाएगा। इसमें ये बीच में अजायज तत्व मिले हुए हैं और कुछ पॉलिटिक पार्टी मिली हुई है जो हमेशा अपने को ऊपर करने के, जैसे बिहार में हो रहा है। बिहार में तो यही चल रहा है भाई। अगर ऐसा होता तो बिहार में ही कोई जॉब करने वाले थोड़ी हैं। सबसे ज़्यादा जॉब जो करते हैं डिफेंस में वो सब यूपी के करते हैं, मगर यूपी के कुछ चुनिंदा शहरों में हो रहा है, ठीक है। और मैं कहता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए। यूपी में सबसे ज़्यादा डिफेंस में लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ के गांव का छात्र जितना भी होता है ज़्यादातर आपका डिफेंस में जाता है। आपको गांव कुछ ऐसे हैं जिसमें एक एक घर से एक एक आदमी आपको डिफेंस में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए गांव का ही बंदा जो होता है वो जो ये क्लास की जॉब्स होती हैं उनके लिए ज़्यादा तत्पर रहता है, क्योंकि वो घर से अपना इतना सक्षम नहीं होता है। और जो घर से सक्षम नहीं है वो मेहनत करता है, वो इन सारी चीज़ों में नहीं रहता कि वो हमारे देश की बसें चलाए या ट्रेनें चलाए या पत्थरबाजी करे या फिर नारेबाजी करे। हाँ, हक है उसका भी, तो वो प्रदर्शन कर सकता है, प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात चलते चलते एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो या कोई भी चीज़ आप मेरे को चीज़ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि कुछ भाई हमारे हैं वीडियो देखते हैं, कुछ हैं मेरे चहेते लोग जो वीडियो देखते हैं वो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। मेरी बात अच्छी लगे तब भी करिए, बुरी लगे तब भी करिए, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बात क्या सही है क्या गलत है। तो अगर जो जानकारी दी गई हो उससे संतुष्ट हो तो मेरे को बहुत बड़ा प्यार दीजिए और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। आपका तरुण कुमार। जय हिंद, जय भारत।